आदाब, आप सबको हमारी तरफ से। आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं दी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाजरीन, आज के प्रोग्राम में अहम तरीन बात होगी, जहां जम्मू कश्मीर से आज की शुरुआत होगी, क्योंकि रात देर गए इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया, उस पर तफसीली रिपोर्ट आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि इंतज़ामिया ने मुलाजमीन के लिए नए अहकाम जारी किए हैं, क्या है वो। फिर आगे चलते हुए बताएंगे कि मौजूदा मुलाजिम तो एक नए हुक्मनामे के तहत आए ही हैं, साबिका मुलाजमीन की क्या कुछ हालात हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लद्दाख आपको लिए चलेंगे, जहाँ से ख़बर यह है कि आज लद्दाख के अंदर जो डेली वेजर्स हैं सरापा एहतजाज है। क्यों उनका एहतजाज है, क्या मामला है उनका, उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर SCO कॉन्फ्रेंस की सूरत हाल से आपको रूबरू करवाएंगे। 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे टीवी पर, और 9:40 आप और हम बात करेंगे। फ़ोन लाइन्स हमारी ऑटोमेटिकली खुल जाएंगी। 9:40 पर आप कॉल कीजिएगा, अपनी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाने की एक कोशिश कीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि अरबाब इख्तिदार आपकी आवाज़ को सुने, आपकी बात को सुने और मसले का हल निकालें। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे जी। प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से आपको बताते चले कि नई दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ ज्वाइन करने के लिए। और प्रोग्राम फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले माजी के औराक पर एक नज़र। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग आप सभी को। प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना फीडबैक भी जरूर देते रहिएगा, और जो हमारे 10 सवालात हैं उनका भी आप जवाब दीजिएगा। थोड़ी देर में आपके सामने तमाम वो डिटेल्स भी रखेंगे, लेकिन पहले प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आज के दिन की बात करते हैं, चूंकि आज 17 सितंबर है और जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक आज का दिन क्यों अहम है, माजी में कुछ वाकयात हुए हैं उन पर जरा नजर दौड़ाते हैं। 1939 में दूसरी जंग अजीम के दौरान रूस का पोलैंड पर आज ही के दिन कब्जा हुआ था। 17 सितंबर 1939 में दोनों ममालिक अपने अपने हिसाब से आज के दिन तकारीब का एहतमाम कर इस दिन को मनाते हैं। और आज का दिन भारत के लिए भी काफी अहम। वज़ीर आज़म की 1950 में आज ही के दिन पैदाइश हुई, और आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 71 बरस के हो गए। आगे चलकर इस पर मजीद बात करेंगे। 1948 में हैदराबाद की शाही रियासत का हिंदुस्तान में इल्हाक हुआ। 1948 17 सितंबर आज के दिन, जब मुल्क की 500 से ज्यादा रियासतों को इल्हाक का सिलसिला उससे पहले शुरू हुआ था, लेकिन 1948 में बिलाखिर हैदराबाद में भी निजाम के साथ गुफ्त शनीद करने के बाद कई बरसों के बाद ये फैसला लिया गया था इल्हाक का। 1978 में इजराइल और मिस्र ने कैंप डेविड मुआहदे पर आज ही के दिन दस्तखत किए थे। 1957 का दिन मलेशिया के लिए अहम। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आज के दिन उस सर्कल में जगह मिली थी जहां पर तमाम ममालिक 191-192 ममालिक जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा है, मलेशिया आज के दिन बना था। साल 1974 में आज ही के दिन बांग्लादेश, ग्रेनाडा और गिनी बसाओ अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल हुए। एक तरफ मलेशिया आज ही के दिन, तो बांग्लादेश, ग्रेनाडा और गिनी बसाओ भी आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर यानी यूनाइटेड नेशंस में इन सभी ममालिक को जगह मिली थी। 1999 में उसामा बिन लादेन ने आज ही के दिन भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था, जहां पर पहले से ही अमेरिका समेत दुनिया के दीगर ममालिक की नजरों में, हालांकि साल 2000-2001 में आया था, लेकिन उससे पहले वो एक अलग किस्म की जंग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ छेड़ चुका था, और भारत का जिक्र भी लादेन की तरफ से आज के दिन किया गया था। इशफाक, चलिए जी बढ़ते हैं जी आगे। अब ज़रा खबरों के सफ़र को जब हम शुरू करेंगे तो आज नॉर्थ कश्मीर की खबर से शुरुआत करते हैं, जहां पर रात देर गए पुरअसरार धमाका हुआ है। और उस पुरअसरार धमाके के अंदर हंदवारा में जो धमाका हुआ, उस पुरअसरार धमाके के अंदर फर्स्ट ईयर की तलबा जो है वो लुक्मे अजल हुई है, और उसके साथ साथ 5 और लोग उनके घर के जो वो जख्मी हुए हैं। रात देर के पुलिस की तहकीकाती टीम वहां पर पहुंची, जिन्होंने इस पूरे मामले पर जो है वो नज़र रखी है, और उसके बाद बयान भी रात देर के जारी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि तारतपोरा रमहाल हंदवारा में एक पुरअसरार धमाके में फर्स्ट ईयर की 19 साला तलबा लुक्मे अजल हुई, जबकि इसका वालिद और माँ समेत 6 अहल खाना भी शदीद जख्मी हुए हैं। यह अमर काबिल जिक्र है कि चंद माह कबल तारतपोरा के मुतसल एक गांव में इसी तरह के एक वाक़े में जंगल से एक बारूदी शेल को आग लगी थी, जिसके बाद सूरत हाल वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन पुलिस ज़राए से जो खबर सामने आ रही है, चूँकि यहाँ पर शायद इस अहल खाना के जो घर हैं इसमें से कुछ लोग
स्क्रैप का काम करते हैं और शायद शल उनके पास आया था जो फटा नहीं था और अचानक से कल उसमें धमाका हुआ है, जिसके बाद सूरत हाल ये है। कुछ लोगों का ये मानना है और कुछ लोगों का ये मानना है कि गैस ब्लेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद सूरत हाल इस तरीके की बनी। बहरहाल जिस तरीके की भी सिचुएशन है, खबर ये है कि एक बच्ची लुक़्मे अजल हुई है और 6 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को रात देर गए ही अस्पताल लाया गया था, जहां पर उनकी हालात जो है वो स्टेबल बताई गई है। हालांकि इसमें यह भी बताया जा रहा है कि बच्ची की उम्र 14 साल और कुछ लोगों की तरफ से चूंकि जो इब्तदाई रिपोर्ट्स मिली थी उनके मुताबिक 19 साल फर्स्ट ईयर की बच्ची। मजीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे, लेकिन शुमाली कश्मीर के अंदर ये गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान आप देखेंगे कि दूसरा वाक़या है। तारकपुरा का जिक्र किया, उसके बाद ये पुलिस की तरफ से भी जो ट्वीट किया गया उसमें भी 6 लोगों के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई और पुलिस ने जैसे ही इसकी तस्दीक की ये भी बताया गया। उसके बाद जो अब तफसीलात मजीद मिल रही हैं अलग अलग सोर्सेज से, थोड़ी देर में आपको ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल गम की लहर है। चूंकि खबर ये थी कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसके कुछ मिनटों के बाद और खबर सामने आई कि चूंकि कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पर कबाड़ का काम किया जाता है और उसी में से कोई ऐसा मवाद था जो उसमें ब्लास्ट हुआ और एक अहले खाना की खुशियां गम में उस वक्त तब्दील हो गई जब वो डिनर में मसरूफ थे, रात का खाना हो रहा था, लेकिन ऐसे में ही एक बच्ची की जान चली गई। दीगर 5 से 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। की तस्वीरें तो आप देख रहे थे, ये ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं उस गमजदा ख़ानदान की जहां पर पुरस्रार धमाका हुआ है और धमाके में एक लड़की जान बहक हुई है और 6 अहले खाना जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। 2 तरह की बातें मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले गैस सिलेंडर के ब्लास्ट की खबर आई और उसके बाद ये कहा गया कि जनाब ये आईडी ब्लास्ट था। अब ये क्या कुछ थी वहाँ पर, इस पर पुलिस जो है वो महमे तहकीकात है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल है क्या, तस्वीरों की ज़बानी से आप देख सकते हैं कि कितनी गमनाक सिचुएशन इस वक्त तारकपुरा हंदवारा के अंदर है, जहां पर कमसिन बच्ची कल खाना खाते हुए पुरस्रार धमाके में मारी गई है। सीधे चलेंगे हंदवारा, जहां से हमारे साथ शमीम भट्ट ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम, तफसीलात दीजिएगा कि रात देर गए तो ये धमाका हुआ है और रात से ही हमने देखा कि पुलिस इंतजामिया काफ़ी मुतहरिक है। रात देर गए पुलिस की तरफ से बयान भी जारी कर दिया गया, ट्वीट भी जारी किया गया, उसमें कहा कि तहकीकात हो रही है। तो तहकीकात की नवीयत कहाँ तक पहुंची है और ये जो बच्ची कल जख्मी हुई थी, बाद में दम तोड़ बैठी अस्पताल के अंदर, क्या उसका तदफीन हो गया है? जी गौर, आपको मैं ये बताता चलूं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी घर के अंदर जहां पे कल 10 बजे के करीब जो एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें 6 जो है घर के जो है फैमिली जो है जख्मी हो गए, खून में लथपथ हो गए। जो एक कमसिन जो बच्ची है, तकरीबन 18 साल की एक बच्ची जो फर्स्ट ईयर 3rd ईयर में पढ़ती है, उसकी जो है जख्मी ताब ना कर वो दम तोड़ा। वो जो बाकी जो फैमिली के 5 मेंबर है उनको नजदीकी अस्पताल रवाना किया गया है। उनके बाद जो है हंदवारा रजिस्ट्रार पर उनको जो है इलाज मुआवजा के लिए लाया गया है। उसके बाद जो 4 लोग हैं उनको श्रीनगर हॉस्पिटल रेफर किया गया है। जो एक जो घर का जो है जो एक उनकी जो जिसकी हालत जो है बिल्कुल स्टेबल है। जी गवार, अभी पुलिस जो तहकीकात कर रही है उसमें क्या कुछ सामने आया है, क्या धमाका था ये और इस लड़की का क्या तदफीन हो गया है, क्या इसका जनाजा हो गया या अभी इंतजार है उसका? जी, जिस वक्त ये तकरीबन 10 बजे के करीब जिस तरह यहाँ पे एक जोरदार धमाका हुआ, आसपास के लोग यहाँ पे पहुंचे, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी की यहाँ पे पहुंचे। पुलिस जरा का कहना है कि कुछ नेचुरली वहाँ पे कुछ धमाका हुआ है। जिस तरह की यहाँ पे मैं बताता चलूँ, यहाँ पे कुछ पहले जो ये बताया गया कि एक गैस सिलेंडर जो है यहाँ पे फट गया, उसके बाद बताया गया एक प्रेशर कुकर का एक धमाका यहाँ पे हुआ। ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। पुलिस ऑप्शन का ये भी नहीं कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर का जो जिस तरह कल जो है पुलिस जरा की तरफ से जिस तरह ट्वीट आया है या जिस तरह हमारा एसएसपी ने एक जो है जो बताया है कि यहाँ पे कुछ नेचुरली जो है किचन से कुछ जो है मवाद जो था वही फट गया, तो जिसमें तकरीबन 6 लोग जो है इस घर के जो एक गरीब फैमिली से ये ताल्लुक रखते हैं। तो एक जोरदार धमाका हुआ है जिसमें 6 लोग जो है खून में लथपथ हो गए। उसके बाद जो आसपास के इलाके के लोग आ गए, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, और उनको नजदीक के अस्पताल रवाना किया गया है। जो एक बच्ची जो है तकरीबन 18 साल की जिसकी उम्र है, वो 3rd ईयर में पढ़ती है, तो उसने जख्मी की नाला जो है उनकी मौत वाक़या हुई है।
इंतजामिया की तरफ से फौरी तौर पर कोई इमदाद का ऐलान किया गया है शमीम? जी आसिफ, मैं आपको ये बताता चलूं कि आसपास के लोगों के साथ मैंने जिस तरह बात किया, उनका भी साफ तो ये कहना है कि जिस तरह के उनके पास कुछ ने एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, अभी जो है जेर इलाज उनको यहाँ से हंदवारा से श्रीनगर रेफर किया गया है, उनके पास कोई पैसा नहीं है। अब लोग भी, हमारी गुलिस्तान न्यूज की तरफ से भी हम लोगों से यही अपील करते हैं कि जो अभी थोड़ी देर बाद उनके अकाउंट भी डालेंगे, उनको जल्द से जल्द भाव और कुछ मदद करे ताकि फिर से अपनी जो है इलाज कर सके। और मैं आपको बताता चलो, इस वक्त लोगों की हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जिस तरह की पूर्व जो है यहाँ इलाके जो है तारकपुर का इलाका है, पूर्व इलाके के लोगों की जो है आंखें नम है, लोग परेशान है। जाहिर सी बात है, इस इलाके की बात करेंगे, पिछले साल की बात करेंगे तो ऐसा ही क्या नमाज जनाजा हो गया या अभी इंतजार है उसका? जी गौहर, आपको मैं बताता चलो, अभी जो है आखिरी रस्मात 9:30 बजे के करीब जो है यहाँ पे नमाज जनाजा है। हजारों की तादाद में जो यहाँ पे लोग आए। इस वक्त भी जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची है, इंडियन आर्मी की टीम पहुंची है, वो भी अपनी तरफ से जो है यहाँ पे अभी तो जो किचन जिस तरह जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, इसको अभी पुलिस की तरफ से। अच्छा, ये बताइएगा, जहां पर ये धमाका हुआ है, जिस घर के अंदर धमाका, क्या उसे सील किया गया है या अभी भी लोगों की आवाजाही अंदर है? क्योंकि अगर एक धमाका हुआ है अंदर और जिस तरीके के आसार दिख रहे हैं, ये कहीं और की ओर भी जो है वो इशारा कर रहा है, तो क्या इसको सील किया गया है या अभी ओपन है, सब लोग आ जा रहे हैं अंदर? चलिए जी, लगता है कि राब्ता कट गया है इनके साथ। बहुत शुक्रिया जी शमीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल एक लड़की की मौत हुई है, 5 लोग घर के जख्मी हैं। कल धमाका हुआ था, रात 9 बजे के बाद की खबर थी, लेकिन रात गए ही इस बात की तस्दीक हुई कि लड़की जो है वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी, जिसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी का अमला इस इलाके के अंदर आया। उन्होंने आसपास का जायजा लिया और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक गैस सिलेंडर ब्लास्ट की जो इतला थी शायद वो सही नहीं है, बारूदी मवाद फटने की वजह से। ये जो तस्वीरें हैं ये कुछ और बयान कर रही है कि बारूदी मवाद हो सकता है फटा हो, और जिस तरीके से कबाड़ का कह रहे हैं कि कबाड़ का काम कर रहे थे और हो सकता है इस तरीके का कोई मामला इनके हाथ लगा हो, जिसके बाद सूरत हाल ये है। फिलहाल हर आंख नम है और 9:30 बजे नमाज जनाजा होगा इस लड़की का जो कल रात देर गए दम तोड़ बैठी है। बढ़ते हैं जी आगे, अब जरा बात करते हैं मुलाजमीन की। पहले तो पासपोर्ट लाना बड़ा मामला हुआ करता था माजी के अंदर, और उसके बाद हुकूमत ने पासपोर्ट को स्ट्रीमलाइन किया और कहा कि देखिए इस मुद्दत के अंदर जी आपको पासपोर्ट मिलेगा। और अब हुकूमत की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है, और ये फैसला तब लिया गया जब मरकजी हुकूमत ने भी इस सिलसिले में काफ़ी कुछ बातें सामने रखी थी और काफ़ी ऑर्डर सामने आए थे, और फाइनली जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने भी उन ऑर्डर्स को टो किया है कि अब अगर सरकारी मुलाजिम पासपोर्ट निकालना चाहता है तो उसके लिए लाजमी मलजूम है कि वो विजिलेंस क्लियरेंस लाए। सीआईडी की वेरिफिकेशन अपनी जगह होनी है, लेकिन सरकारी मुलाजिम के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि विजिलेंस क्लियरेंस उसको मैंडेटरी किया गया है। और ये इशू तब सामने आया जब डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है उन्होंने फरवरी के महीने में साल 2020 में एक हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी मुलाजमीन के लिए पासपोर्ट इजरा करना अगरचे कानूनी तौर पर जायज़ है, लेकिन इसके साथ साथ जहां सीआईडी वेरिफिकेशन ज़रूरी है, वहीं पर अब इसके साथ साथ विजिलेंस, डिपार्टमेंटल विजिलेंस या विजिलेंस कमेटी एसीबी जो है उसकी क्लियरेंस लाना भी ज़रूरी होगा, तब जाकर उसे पासपोर्ट मिल सकता है। एक हद मुकर्रर की गई है कि सस्पेंड एम्प्लॉय, अंडर ट्रायल एम्प्लॉय या जिसके खिलाफ तहकीकात हो उसके खिलाफ पासपोर्ट इजरा नहीं होगा। यानी दिल्ली समेत मुल्क के कई रियासतों के अंदर इस कानून का इतलाक पहले हुआ था, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर कल जब एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से हुकूमत के सामने यह मामला रखा गया कि पूरे मुल्क के अंदर इस तरीके का निज़ाम है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसका राइज किया जाए, तो माना जा रहा है कि कल चीफ सेक्रेटरी की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग के दौरान यह बड़ा फैसला लिया गया। सीधे चलेंगे श्रीनगर, सईद तजम्मुल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, और सूरत हाल क्या कुछ है और किस तरीके से एम्प्लॉयज इस खबर को ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए जी। पहले जरा विजिलेंस की इस खबर की तफसील बताइएगा। फरवरी के वस्त में दिल्ली से हुक्मनामा जारी हुआ और
अब जाकर वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो रहा है श्रीनगर के अंदर, और श्रीनगर के अंदर ये उस वक्त इंप्लीमेंट हो रहा है जब एम्प्लॉयज को लेकर काफी मामले पहले ही सख्त किए जा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि साबिक गवर्नर जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर आए थे तो उन्होंने सरकारी मुलाजमीन पर बहुत ज्यादा तकाजा किया था कि करप्शन और बाकी मामला जो है वो उस पर थोड़ा सा नजर रखने की जरूरत है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके तबादले के बाद जो सूरत हाल इस वक्त है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पहले आपको अपनी इनकम रिटर्न जो है उसका सर्टिफिकेट भरना होगा, यानी मुलाजिम की तनख्वाह कितनी है, उसने कमाई कितनी की है और किस तरह से की है। उसके बाद तीसरा मामला आया कि जम्मू कश्मीर में आपको पासपोर्ट हासिल करने के लिए सरकारी मुलाजमीन को अब विजिलेंस या एंटी करप्शन, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट इस वक्त करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं, अब सरकारी मुलाजिम को पासपोर्ट हासिल करने के लिए उस वक्त विजिलेंस क्लियरेंस होगी। यानी जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके पहले आपने अपना जो विजिलेंस क्लियरेंस होगा वो मुकम्मल किया होगा। इंडिया साफ है कि सरकारी मुलाजमीन ने गुज़श्ता कई बरसों से जो जम्मू कश्मीर की सरकार यहाँ पे थी, हालांकि मौजूदा मेन स्ट्रीम लीडरान भी कहते हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा है, इससे पहले भी इल्जामात बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब इन इल्जामात को अमली जामा पहनाने के लिए जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को किसी भी जगह जाने के लिए पासपोर्ट हासिल करने से कबल विजिलेंस क्लियरेंस जरूरी होगा। यानी उन्हें अब अपना जो प्रॉपर्टी का डेटा होगा वो पूरा देना होगा कि सरकारी ये तो कानूनी शिफ्ट जी, प्रॉपर्टी का डाटा उन्होंने हर साल देना होता है और अब उसे अपलोड करना है ऑनलाइन। लेकिन ये शायद पहली बार ये फरवरी के वक्त में दिल्ली में ऑर्डर आया था और अब जाकर ये श्रीनगर में इसका इतलाक हुआ है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर भी इसका इतलाक हुआ है। तो एम्प्लॉयज के चेहरे क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कोई यहीं से बात हो पाई उनसे? बिल्कुल, एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर रफीक अहमद राथर, उनके शरीक चेयरमैन मुख्तलिफ अंजुमनों के जनमे एजाज अहमद खान और बाकी लीडरान जो हैं वो आज अपना रद्द अमल थोड़ी देर बाद जाहिर करेंगे, क्योंकि पासपोर्ट हासिल करना एक जमहूरी तर्ज अमल में एक हक है मुलाजिम को। उसके बाद उससे विजिलेंस क्लियरेंस या उसके बाद उसकी जात के साथ जोड़ने के हवाले से आज सरकारी मुलाजमीन जो है जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपना रद्द अमल जाहिर करेंगे। लेकिन आम लोगों की मान है जो सरकारी मुलाजिम नहीं है, एक तरफ वो कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन ने ही जम्मू कश्मीर मुश्किल हालात में काम किया, काफी कठिन माहौल में, उसके बाद एक सरकारी मुलाजिम को आखिरी लम्हात में इस स्टेज पे लाना कि आप करप्शन में हैं। यानी इंडिया साफ है, जो सरकार ने इल्जाम आयद किया सरकारी मुलाजमीन बेशतर लोग जो हैं उनके खिलाफ विजिलेंस क्लियरेंस का मतलब है कहीं ना कहीं वो इसका प्रैक्टिस करते थे। सरकारी मुलाजमीन आज इस बारे में अमली तौर पर, चलिए आप स्टैंड बाय पे रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि जब मुलाजमीन की बात हो रही है तो एक और खबर भी सरकार से सामने आई है और वफादारी के मामले पर अब सरकार ने अपनी वजाहती पॉलिसी सामने रखी है और ये कहा है कि मुलाजमीन की मुल्की वफादारी पाबंदी के साथ होनी चाहिए, यानी मुलाजमीन मुल्की वफादारी के लिए पाबंद है और अगर इसमें लैतुलैल से काम लिया या लैतुलैल दिखा तो जो भारत की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ काम करने किया तो फिर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, यानी उनकी नौकरियों से उन्हें सबकदोश किया जाएगा। याद होगा कि पिछले कई महीनों से इस तरीके की खबरें हम आपको आहिस्ता आहिस्ता करके बता रहे थे, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर भारत की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ काम करने वाले को बरतरफ किया जाएगा और इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है। मामलात की छानबीन के बाद फैसला लेने के लिए यह कमेटी मजाज होगी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से हर सरकारी मुलाजमीन को लाजमी तौर पर मुल्क की सालमियत, ईमानदारी और यूनियन ऑफ इंडिया और इसके आईन के साथ वफादारी को बरकरार रखना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे सरकारी मुलाजमीन के लिए मुश्किलें खड़ी हों। अब ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि जो गैजेट है 1971 का, उसमें जो कवायद और जवाबित तहरीर किए गए हैं और वक्तन फवक्तन उनमें तरमीमें भी की हैं, उनका इतलाक अब सख्ती के साथ हो रहा है और उनका इतलाक जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर की कई रियासतों के अंदर में हो रहा है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की तरफ से अब यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से अगर सरकारी मुलाजिम इंतहा पसंदी,
दहशतगर्दी या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में पाया गया और कमेटी के पास जांच होने के बाद यह सही पाया गया उसकी शिकायत, तो उसे सीधे से बरतरफ किया जाएगा। पहले मौके दिए जाते थे सुनने का, अब बरतरफी के ऑर्डर जो है वो साफ कर दिए गए। साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि अब फिजिकल वेरिफिकेशन भी होनी है और इस सिलसिले में कैरेक्टर वेरिफिकेशन के हवाले से पहले हमने कहा था कि जो नए मुलाजमीन आएंगे उनकी जात की वेरिफिकेशन तो होगी, लेकिन उनके लेफ्ट राइट यानी उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनकी भी वेरिफिकेशन होगी कि वहां पर किस तरीके की सूरत हाल है और कितना असर उन पर पड़ेगा। और अब सरकार की तरफ से, यूनियन टेरिटरी हुकूमत की तरफ से जो स्क्रीनिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है उसके अंदर जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस वेरिफिकेशन एंड कैरेक्टर इंस्ट्रूमेंट 1997 अमेंडमेंट के तहत जो कमेटी तश्कील दे दी गई है उसमें अब चीफ सेक्रेटरी साहब हेड करेंगे कमेटी को, उसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल पुलिस उसमें होंगे, GAD के सेक्रेटरी होंगे, CID और दीगर महकमों के जिम्मेदार इसमें होंगे और हतमी फैसला यही कमेटी करेगी कि क्या कुछ करना होगा। यानी मुल्क के जम्मू कश्मीर के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी को तश्कील दे दिया गया है। और ये दूसरी बड़ी खबर कि पहले तो ये था सिर्फ कि अगर आपने फेसबुक ट्विटर पर कुछ लिखा है तो कार्रवाइयां होती थी, अब बाज़ाब्ता तौर पर वेरिफिकेशंस डाटा और सब चीज़ें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आने के बाद ये हतमी कमेटी जो है, ये फाइनल कमेटी जो है, स्क्रीनिंग कमेटी जो फैसला लेगी। तो वापस जरा श्रीनगर चलते हैं जहां से तजम्मुल मेरे साथ है। तजम्मुल, पहले हम बात कर रहे थे जनाब अगर आपने पासपोर्ट लाना है तो उसके लिए मैंडेटरी है, अब आपकी मुलाजिम के लिए वो जरूरी है कि ACB की क्लियरेंस हो। अच्छी बात है और ये ACB की क्लियरेंस होनी भी चाहिए। अगर आप करप्शन में है तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मामला मुल्क के अंदर देखने को, अगरचे रियासत के अंदर ऐसा मामला नहीं है लेकिन मुल्क के अंदर ऐसे मामला देखने को मिले कि एम्प्लॉय ने करोड़ों खाए, बाद में फरार हो गया, आज तक आया नहीं और मामला इल्तिवा में पड़ा है। उस ज़िमन से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं से, लेकिन अब ये जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई और हवाला दिया गया कि जनाब मुलाजिम को तो पहले जब मुलाजमत करता है एक गाइडलाइन है और अगर आपने अब इस गाइडलाइन को डिविएट किया, अगर आप इस गाइडलाइन से हटे, सालमियत और वफादारी से आपने इनहराफ किया तो तैयार हो जाइए, फिर सरकारी मुलाजमत आपके लिए नहीं है। तो सीधी सीधी क्लियर बात सरकार की तरफ से यह है कि सिस्टम के दायरे में आकर काम कीजिए, सिस्टम से बाहर जब आप सोचेंगे तो आपने बाहर ही रहना है। बिल्कुल, देखिए अब दो तरह की, यानी आगे कौवा पीछे खाई है। अगर आप करप्शन में मुलविस हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर आप कौम के साथ वफादारी नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पहले अमूमन जम्मू कश्मीर में, हालांकि कोई नई बात नहीं है, प्रोफेसर गनी से लेकर मौजूदा कई एक टीचर्स तक इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई जिसमें उनके खिलाफ ठोस सबूत है कि उन्होंने कौम के साथ वफादारी या मुल्क के साथ वो जज्बात जो एहसासात होने चाहिए थे उनको निभाया नहीं, बल्कि जो लोग उस लाइन ऑफ एक्शन से बाहर थे उनका साथ दिया। बीते कई बरसों में या दहाइयों में जो बड़े बड़े इज्तिमात एहतजाज हुए किसी भी जगह पर किसी भी मसले को लेकर या किसी भी हलाकत को लेकर, सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ डिजिटल एविडेंस जो है वो इकट्ठी कर दी गई है कि सरकारी मुलाजमीन ने तजहीज, तकफीन, जनाजे, जुलूस का एंटी नेशनल जो उनके मुताबिक एक्टिविटीज थे, कई सरकारी मुलाजमीन थे जो लीड रोल कर रहे थे, उनके खिलाफ डिजिटल एविडेंस जमा कर दी गई जो कि ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं मुल्क की तस्वीर को मसक करने की कोशिश की है दीगर इलाकों में। अब जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन ने कितनी वफादारी अपनी मुल्क, अपने जम्मू कश्मीर के साथ निभाई होगी, इसका पैमाना कैसे तय किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजिम रखने के वक्त, जिस वक्त आपने CID की वेरिफिकेशन हासिल की, उस वक्त की CID वेरिफिकेशन ने क्या इन पहलुओं को नहीं देखा। अब जो तरमीमात लाई गई हैं, जो कवानीन में तब्दीली लाई गई है, वो क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर के आसपास है या मुल्क के पूरे ढांचे में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने हालिया दिनों मुल्क भर में जो ब्यूरोक्रेसी है उनके खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा, उनके खिलाफ जो कई एक ठोस एविडेंसेस है जिसमें करप्शन वगैरह भी शामिल है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में एक सरकारी मुलाजिम को अब मुलाजमत इख्तियार करते वक्त बहुत सारे मामलात को टटोलना होगा। सीधी बात है सही तजम्मुल की, या तो मुलाजमत करनी है या लीडरी करनी है, दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी
कि आप इलाहादी की पसंद खीमे या सियासी खीमे के साथ भी रहेंगे और यहाँ से मुलाजमत भी करेंगे। अक्सर तो शिकायतें यही थी साबिक दौर में भी कि जनाब जो कंडक्ट होना चाहिए था एम्प्लॉयज का वो हो नहीं रहा है, क्योंकि वो किसी न किसी छत्र छाया के अंदर है, किसी न किसी छाते के नीचे बैठा है, जिस वजह से वो बच रहा था। लेकिन अब सरकार ने यह साफ कर दिया कि जनाब सब अम्ब्रेला जो है वो खत्म हो गए। बरसती बारिश में आपने अब सीधे बाहर आना होगा, आप किसी का साया के नीचे नहीं रह सकते हैं। और ये जो कानून है कंडक्ट रूल 1971 ये पूरे मुल्क के अंदर है और उसी का इतलाक अब जम्मू कश्मीर के अंदर सख्ती के साथ किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए सईद तजम्मुल साहब। तो ये तो जनाब बैक टू बैक मैंने दो खबरें आपको बताई जो मौजूदा मुलाजमीन है। अब रिटायर एम्प्लॉयज की भी आपको बात बताते हैं और रिटायर एम्प्लॉयज की बात सिर्फ आज एक महकमे की आपके सामने रखेंगे और वो महकमा है जी जम्मू कश्मीर सीमेंट्स। माजी में जम्मू कश्मीर सीमेंट्स एक शानदार मुस्तकबिल हुआ करता था और जम्मू कश्मीर सीमेंट्स एक ऐसा इदारा बना था जो आहिस्ता आहिस्ता करके तरक्की के राहों पर गामजन हुआ था। सन 1990 में झटका जरूर लगा, 96 के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की गई और हालात ये थे कि सरकार को डिविडेंड भी दिया किया करती थी। जो जेके सीमेंट्स है उनकी तरफ से सरकार को डिविडेंड हुआ, जेके सीमेंट ने पे किया डिविडेंड सरकार को साल 2010 में भी, यानी 2010 तक इतना बेहतर था कि डिविडेंड भी होता था, यानी सरकार को भी उसका शेयर मिलता था कहीं ना कहीं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, एसेट्स को बेचना पड़ा और गैर एलानिया तौर पर बिना ऐलान किए अब आहिस्ता आहिस्ता करके साल 2019 के बाद इस जम्मू कश्मीर की वाहिद सरकारी सीमेंट फैक्ट्री पर ताला चढ़ा है। ये एक बड़ा सवाल आज है और इस सवाल को जरा 2-3 एंगल से समझिएगा। अगर सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डिविडेंड साल 2010 तक आया और तकरीबन कंपनी के पास फिक्स्ड डिपॉजिट और एसेट्स जो थे वो 60 करोड़ से ज्यादा भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि ये तबाही के दहाने पर पहुंची। नंबर 1 सवाल तो ये है। अब तबाही के दहाने पर पहुंची, इसके पीछे पॉलिटिक्स हो सकती है, इसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो सकता है और इसके पीछे कहीं ना कहीं नाकिस प्लानिंग हो सकती है क्योंकि सरकार डायरेक्टली इसको कंट्रोल कर रही थी। सवाल ये है कि अब जो एम्प्लॉयज वहां पर काम कर रहे थे साल 2018 के बाद साल 2019 में, साल 2020 में कुछ लोग रिटायर हुए और कुछ लोगों की वफात भी हुई। एक पैसा उन्हें जम्मू कश्मीर सीमेंट्स की तरफ से नहीं मिला है। यानी मुलाजमीन ने 30-35 साल सर्विस की, वहां पर 20-22 साल सर्विस की, इस उम्मीद के साथ कि अब उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसकी बेटियां बड़ी हो रही हैं, अब वो शादी करेगा, उन्हें कुछ पैसा वहां से मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे न तो उन्हें वो ग्रेजुएटी मिली, न उन्हें वो पैसा मिला और न ही तनख्वाहें मिली। सवाल उनकी तरफ से ये पूछा जा रहा है कि सरकार तो बताएं कि किस हुक्मनामे के तहत इसको बंद किया गया, क्यों इसको बंद किया गया, जबकि इसी के अकब में गैर सरकारी इदारा कायम किया गया। बड़ी अच्छी बात है, इंडस्ट्रियां लगनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन उस इंडस्ट्री ने जब शुरुआत की थी एक छोटी सी इंडस्ट्री एक लगी, मल्टी इंडस्ट्री में वो तब्दील हुई और हमारी सबसे बड़ी वाली इंडस्ट्री जेके सीमेंट्स सुकड़ कर ताले तक आ गई है। अब याद रखिएगा कि एक चीज, कंपनी के पास प्रोडक्शन कितनी थी, 1200 टन सीमेंट क्रू प्लांट देता था, 350 टन जम्मू के अंदर दिया जा रहा था, अचानक ही सारा बंद हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मोतबाना गुजारिश और इंडस्ट्रीज महकमे के जिम्मेदारों से गुजारिश, हम सरमायाकारी की बड़ी बातें कर रहे हैं, हम सन्नत को लगाने की बातें कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है, प्राइवेटाइज होना चाहिए, अच्छी बात है, मुलाजमतें मिलें वहां पर, यह भी अच्छी बात है, लेकिन सरकार इसकी ओर भी तवज्जो तो दे कि आखिर ये अच्छा इदारा बंद क्यों हुआ, साबिका हुकूमतों की गलतियों की वजह से बंद हुआ या मौजूदा निज़ाम में कोई कमी है। और आज के दिन अगर ये सीमेंट फैक्ट्री को चालू किया जाता है, अगर मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए तो आज भी माहिरीन का मानना है कि कंपनी 3 से 4 साल के अंदर अंदर अपने पांव पर दोबारा खड़ी हो सकती है। ये बात तो हम आपको बता रहे थे जनाब जम्मू कश्मीर सीमेंट्स की और एम्प्लॉयज की और इंडस्ट्री की, लेकिन सनतकार परेशान है और ये सनतकार जब परेशान है तो बात आपको जम्मू की भी बताते हैं। जम्मू के सनतकारों की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कहा गया कि मौजूदा हालात के अंदर
सूरत हाल ये है कि सनत चलेगी कि नहीं, इसकी कोई जमानत ही नहीं है। सरकार बड़े दावे तो कर रही है, बड़े ख्वाब तो दिखा रही है, लेकिन शर्मंदे ताबीर ख्वाबों को कब किया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। अगस्त के उस बड़े फैसले के बाद ताजर परेशान है। क्यों परेशान है, सुन लीजिएगा ताजर की जबान से। आप सब जानते हैं, जब जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने 370 हटाया था, हमारे जम्मू के लोगों ने और जम्मू के व्यापारियों ने इसका शानदार स्वागत किया था। और जम्मू की वजह से ही, जम्मू के लोगों की वजह से ही 370 हटा गया था। और हमने 5 अगस्त 2019 के बाद 2 साल पूरे होने के बाद हमने ये देखा कि छोटे छोटे व्यापारी जो है वो खत्म हो रहे हैं। जिस तरह से पहले हमारे वाइन ट्रेडर्स और अब बार वाले जो हमारे ईंट भट्ठे के कारोबार करते हैं, उनका क्या हाल हुआ। मैं समझता हूं हमने सरकार को बार बार गुहार लगाई है कि छोटे दुकानदारों के लिए एक ट्रेड पॉलिसी बननी चाहिए, लेकिन इसका हमें कोई भी असर देखने को नहीं मिला। और हमारा जम्मू, खासकर जम्मू प्रोविंस के छोटे छोटे व्यापारी जो है, छोटे छोटे दुकानदार जो हैं, वो खत्म हो रहे हैं। अब सरकार जम्मू के लोगों को एक नया तोहफा लाई है, रिलायंस जियो स्मार्ट। ये रिलायंस के जम्मू प्रोविंस के अंदर 100 मतलब कि तकरीबन 100 छोटे स्टोर खोलने लगी है। और उन स्टोरों में ग्रोसरी आइटम होगी, फल सब्जी होंगे और मेडिकल स्टोर की फैसिलिटी होगी। और उसके बाद वाइन और बियर भी वहां बिकनेगी, ऑल इन द वन स्पेस। आप बताएं, और उनको 24/7 पूरा दिन खोलने की परमिशन होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हमारे इधर बेस्ट प्राइस खुला था और वहां 7-8 किलोमीटर की रेंज में जितने भी छोटे दुकानदार थे वो सारे खत्म हो गए। मैं समझता हूं हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार जब बड़े बड़े टेंडर निकालती है, बड़े बड़े कारोबारी उसमें आमंत्रित होते हैं, लेकिन छोटे कारोबारी वहां पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। चलिए, जम्मू के ताजिर, वो छोटे ताजिर जिन्हें उम्मीद थी कि सरकार बदली है, सोच बदली है, पॉलिसियां बदली है, उन्हें कुछ फायदा होगा। उनका मानना है कि बड़े स्टोर्स को खोला जा रहा है, 24/7 खोलने की इजाजत दी जा रही है। छोटे ताजिर इससे तबाह होंगे और सरकार के पास उनकी गुहार लगाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर। उम्मीद है कि सरकार इन सभी मामलों की ओर देखेगी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे क्या MBBS सीटें पूल हो रही हैं। इस पूल होने की वजह से क्या जम्मू कश्मीर को फायदा मिलेगा, एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब भी आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।